फेथफुल रिप्रेजेंटेशन और रेलेवेंस के लिए अकाउंटिंग और फ्रेमवर्क के दो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं which an accountant needs to follow for faithful representation of accounting information and for the quality of accounting information useful for the stakeholders. One is substance over form, substance over form. Another one is prudence, prudence concept. Prudence concept. Okay. पहले थोड़ा सा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डेफिनेशन में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आप खुद पढ़ सकते हैं. मैं सिर्फ एक बिगर पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ प्रूडेंट कॉन्सेप्ट. प्रूडेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो जिनको देखते हुए हमें सारी रिकॉर्डिंग करनी होती है. जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें हमारे अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स आते हैं, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, रिसीवेबल्स हो गए यानी एसेट्स हो गए, इक्विटी हो गया, लायबिलिटी हो गए, कॉन्ट्राज हो गए, इन सबको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना होता है. कोई फ्रॉड के चांसेस ना हो. जो एसेट जितने का लिया है उतने ही कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करना है. स्टेक होल्डर्स को क्लियर कट पिक्चर देनी होती है कि जो भी कुछ इस फर्म में हो रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको बगैर किसी फ्रॉड के, बगैर किसी ओवर स्टेटमेंट के और बगैर किसी अंडर स्टेटमेंट के रिकॉर्ड किया जा रहा है. ट्रू एंड फेयर पिक्चर दी जा रही है. कोई भी चीज ओवर एस्टिमेट नहीं की जा रही जो कि असल में है नहीं, और कोई भी चीज अंडर एस्टिमेट नहीं की जा रही जो कि असल में है नहीं. क्या करते हैं अकाउंटेंट? ऑडिटर्स के साथ मिलकर प्रॉफिट ज्यादा दिखा देते हैं जबकि प्रॉफिट उतना हुआ नहीं होता, ताकि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मजीद इन्वेस्टमेंट करें. एसेट की प्राइस ज्यादा दिखा देते हैं, ओवर स्टेट कर देते हैं, ताकि जो एसेट साइड हो वो हैवियर नजर आए कि कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी में ये सारे एसेट यूज हो रहे हैं. दूसरी तरफ उन्हें डेफिनेटली अगर वो एसेट साइड दिखा रहे हैं तो ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये एसेट कोई रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काम आ रहे हैं. तो दूसरी तरफ एक और फ्रॉड करना पड़ता है कि रेवेन्यूज को बढ़ाना पड़ता है. तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन सब चीजों के अगेंस्ट यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में ये है कि कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए. कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए. कंपनी जो भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रही है कॉशियसली करे. सेकेंडली, दे शुड प्रोहिबिट एग्जैजुरेटेड पिक्चर. यानी कि अगर प्रॉफिट जान के डेप्रिसिएशन का ऐसा मेथड चूज करना जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा आ जाता है, तो इवेंचुअली होगा क्या? आप टैक्स कम दोगे. जब आप टैक्स कम दोगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आप टैक्स कम होगे. तो अगेन इट्स एन एग्जैजुरेटेड पिक्चर. थर्ड ये होता है मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिखानी है. थर्ड ये है कि रिस्क मिनिमम. देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशन दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा हेवियर साइड पर एसेट्स को दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, एक्सपेंसेस को कम करेंगे, तो रिस्क बढ़ता जाएगा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए. वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और आप जब उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे
तो डेफिनेटली risk factor for the potential investor, for the creditors, for the shareholders वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो if you use prudence concept आपका रिस्क मिनिमाइज होगा, अदरवाइज शेयर होल्डर का रिस्क इंक्रीज होगा. यूजुअली आप बिगर पिक्चर, एग्जैजुरेटेड पिक्चर कैसे दिखा सकते हो? एसेट को बढ़ाकर और रेवेन्यूज को बढ़ा के, ये इनकम स्टेटमेंट इनकम को बढ़ा के. तो फोर्थ पॉइंट ये होगा कि एसेट एंड इनकम, इनको आपने ओवरस्टेट नहीं करना. दूसरी चीज होती है एक्सपेंस एंड लायबिलिटी. दूसरी एग्जैजुरेटेड पिक्चर कैसे दिखा सकते हैं कि एक्सपेंस को कम कर दें या बढ़ा दें, या लायबिलिटी को कम कर दें. अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, देखें हमारे पास लायबिलिटी नहीं है, डेट्स ही नहीं है, वी आर गुड. इंटरेस्ट नहीं होगा, डेट नहीं दिखाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो इसको आपने खाम खा में अंडर एस्टिमेट नहीं करना. जो दूसरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का नाम होता है वो होता है कंजर्वेटिज्म. हमेशा अपनी ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट या रिपोर्ट करते हुए यूजर्स के सामने कंजर्वेटिव अप्रोच रखें. अगर कोई लॉस होने वाला हो तो लॉस को बुक कर लें, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट होने वाला हो एंड देयर इज अ चांस कि प्रॉफिट होगा, आपने नहीं प्रॉफिट को बुक करना या रिकॉर्ड करना जब तक वो वाकई हो ना जाए, जब तक उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज नॉट more than 50% or more than 50%. Yes, you cannot record any asset unless and until आप 90% above श्योर ना हो जाओ कि ये एसेट आपकी कंपनी में आएगा. अगर उससे बिलो चांस है, then using conservatism approach you cannot record your asset, but it's vice versa for expense and for liability. So another name of prudence is conservatism principle. जैसे हम रिसीवेबल्स के लिए क्या करते हैं भाई, डाउटफुलनेस अगर होगी कि ये पैसा मिले या ना मिले, तो आप क्या करते हैं, आप एक कॉशियस अप्रोच रखते हुए आप एक प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट. ये क्यों कर रहे हैं? ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर हो रहा है. ये था हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. अब आ जाए सब्सटेंस ओवर फॉर्म पर. सब्सटेंस ओवर फॉर्म बड़ी बेसिक चीज है. सब्सटेंस का मतलब होता है सॉलिड और फॉर्म का मतलब होता है लीगल. सॉलिड मतलब के किसी चीज की एग्जिस्टेंस होना, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही हो. लीगल का मतलब लीगली या कानूनी तौर पर हमारा होना, ओनरशिप और टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना कंपनी के नाम पर. तो दो डिफरेंट चीजें हैं. सब्सटेंस मीन समथिंग सॉलिड, द एग्जिस्टेंस of anything which a company owns, and legal means that इसका लीगल टाइटल हमारे पास ट्रांसफर हो जाए और हम लीगली इसको ओन कर सकें. अच्छा, अब हम जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम क्या देखेंगे? हम हमेशा ये देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस होना जरूरी है. मीन्स उस चीज का, यानी वो जो इस ट्रांजैक्शन में हो रहा है उस चीज का मौजूद होना देखेंगे. दूसरी तरफ क्या है कि आप जो चीज खरीद रहे हैं उसका जो लीगल एस्पेक्ट है, दूसरी तरफ देखिए, एक तो उस चीज का मौजूद होना जरूरी है, दूसरी तरफ उसका लीगली ट्रांसफर होना हमारी तरफ वो भी जरूरी है. तो कहने की बात यह कि फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्या हम सब्सटेंस रिकॉर्ड करें या हम लीगल ओनरशिप को रिकॉर्ड करेंगे? तो फॉर एग्जांपल, इफ वी आर बाइंग अ कार ऑन हायर परचेज, मींस
वी आर बाइंग अ कार फॉर आवर यूजेज इन अ बिजनेस एंड हम इंस्टॉलमेंट में इसकी कॉस्ट को पे करेंगे. तो अगर कार की कॉस्ट है 10 लाख रुपीस एंड सपोज हमने इसको 5 साल पर इंस्टॉलमेंट पे लिया है, तो 5 साल की जो इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी पड़ेगी वो 2 लाख करनी पड़ेगी. समझे, ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम कार को रिकॉर्ड करें या ना करें, जबकि कानूनी तौर पर लीगली कार हमारे नाम पे होगी 5 साल के बाद. वी डोंट हैव ओनरशिप ऑफ कार लीगली बाय फॉर्म. हम कार के ओनर नहीं है. लेकिन करेंगे क्या अब हम इसकी इंस्टॉलमेंट देंगे. चले, जब हम इंस्टॉलमेंट देंगे तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश को. कैश हमारा हो गया डिक्रीज कितने से, 2 लाख से. बाकी कुछ कहाँ है, बाकी कहीं कोई फर्क पड़ रहा है या यहाँ पर बाकी कुछ है तो नहीं है. क्या वी शुड वेट फॉर 5 years लीगली so that the car ownership will be transferred to us? क्या is it allowed in accounting to record a single transaction or an incomplete transaction? Like can we record only 200,000 cash का outflow जो हो रहा है, economic resource का outflow जो हो रहा है? कैश किस चीज के अगेंस्ट जा रहा है, ये भी तो लिखना, रिकॉर्ड करना होगा ना, रिपोर्ट करना होगा, प्रेजेंट करना होगा. और इन एक्सचेंज हमारे पास क्या आ रहा है. तो जब हमने कार खरीद ली है यूज करने के लिए और कार हमारे पास आ गई है, तो इसका मतलब है सब्सटेंस तो ट्रांसफर हो चुका है, सॉलिड चीज तो हमारे पास आ गई है. यानी इस ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस जो है वो हमारे पास आ गया है, फॉर्म नहीं आया. तो आपने हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग करते वक्त यू हैव टू चूज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. ये जो ओवर वर्ड है ना, ये इसीलिए है. यू हैव टू चूज और सिलेक्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म. सब्सटेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन over the legal aspect of the transaction. What entry you will make? आप क्या करेंगे, कैश को रिकॉर्ड करेंगे कितने से, 2 लाख से. आपने कार को रिकॉर्ड करना है कितने से, 10 लाख से. एंड बाकी क्या होगा, लाइबिलिटी हो जाएगी 8 लाख से. That we owe to others in future, so we are liable. It's an obligation. So substance is more important, and for recording a complete transaction we will select substance over form. So these two concepts are very relevant for faithful representation, one of the characteristics for the quality accounting information.